अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी विधानसभा मतदार संघ का इलेक्शन शुरू है और परभनी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर कुछ मुस्लिम उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ में खड़े हैं और अपक्ष के तौर पर मोहम्मद गौस जैन साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के नगर सेवक प्रतिनिधि रह चुके हैं और 2019 में भी परभनी विधानसभा मतदार संघ से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन पिछली बार 2019 में मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें किस्मत ने साथ नहीं दिया है। 2024 में जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और किस्मत आजमाने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार मुस्लिम समाज के तमाम ही लोगों को एक जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमाए किराम ने जिस तरह से यहाँ पर पूरे समाज को एक जगह करने का काम किया है, उसी के चलते यहाँ पर परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित अली गार्डन फंक्शन हॉल यहाँ पर 17 नवंबर 2024 को रात में लगभग 8:30 बजे इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें परभनी शहर के परभनी विधानसभा मतदार संघ के तमाम ही उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम उलमा इकराम ने जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी क़यादत को कबूल किया और इनकी क़यादत को एक्सेप्ट करते हुए इन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद गौस जैन साहब इनके लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे, ऐसा भी इस वक्त वादा किया गया है। ये अलग बात है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर में जिन जिन लोगों को चुनकर देना है उन लोगों के नाम बता दिए गए हैं और अभी यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ से जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हक में ये बात कही है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल को मतदान करना चाहिए। लेकिन उलमा इकराम परभनी विधानसभा मतदार संघ के उलमा इकराम जिस तरह से पलट गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम समाज के ही व्यक्ति को हमने वोट देना है और हमारे वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क़यादत के लिए ही है, हम मुस्लिम व्यक्ति को ही अपना कीमती वोट देंगे, ऐसा भी इस वक्त उलमा इकराम ने कहा है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के जितने भी उलमा इकराम है ये एक जगह आए और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनसे बात की और इन्होंने मोहम्मद गौस जैन साहब और तमाम उलमा इकराम ने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया, इन्होंने ये कहा है कि अब हम लोग हर वो काम करेंगे जो काम हमें करना है और मुस्लिम क़यादत होना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम क़यादत की वजह से ही हम कश्मकश में थे, मुस्लिम क़यादत ही आज तक यहाँ पर नहीं पनपी है और ज़रूरत है कि मुस्लिम क़यादत होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी अगर कोई वक्त कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हमारी क़यादत ही पनपने नहीं दे रहे हैं और हम अल्लाह की ज़ात को छोड़कर बाकी दूसरों की ज़ात पर यकीन रख रहे हैं। लेकिन जिस अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को बनाया है उस अल्लाह की ज़ात पर ही हम यकीन नहीं रख रहे हैं और किसी के भी पीछे जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और गैरों के जूते उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो हम गैरों के जूते खा रहे हैं और गैरों के ही जूतों में बैठे हुए, जिसकी वजह से उलमा इकराम ने ये डिसीजन लिया है कि अब इस बार परभनी विधानसभा मतदार संघ से हम जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें ही अपना कायद माने, इनके शहनाई को ही आने वाले 20 नवंबर 2024 को हमारे वोट देंगे और कौम और मिल्लत के तमाम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनके ही तुतारी और इनके ही ट्रम्पेट, इनके शहनाई इस निशान पर ही आपने वोट देना चाहिए। इस तरह की बात भी यहाँ पर उलमा इकराम की जानिब से की गई थी। हर मसाजिद के उलमा इकराम और हर मदरसे के उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से परभनी शहर के अली गार्डन फंक्शन हॉल यहाँ पर उलमा इकराम की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम में तमाम ही लोगों ने ये वादा किया है, तमाम जितने भी उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद थे तमाम ही उलमा इकराम ने यह वादा किया है कि मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें भारी अक्सरियत से ही हम जिता कर लाएंगे, हम इन्हें ही कामयाब करेंगे, ऐसा इस वक्त वादा किया गया है तमाम उलमा इकराम की जानिब से। इस वक्त कसीर तादाद में उलमा इकराम ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और जिस तरह से उलमा इकराम ने यह कहा है कि अब हम किसी भी कीमत पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बात भी मोहम्मद गौस जैन साहब इनके हक में इन तमाम लोगों ने कही है। अब आने वाला वक्त में देखना यह है कि आखिर मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं तो किसकी ओर जाते हैं। जहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनके लिए इन तमाम उलमा इकराम ने बात कही है, अब सवाल एक बात का पैदा होता है कि जिस तरह से सज्जाद नोमानी साहब इनके बात को तमाम लोगों ने, तमाम कौम के तमाम लोगों ने कबूल किया है कि मतदान अगर किसी के हक में करना है तो जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इन्होंने जिस व्यक्ति का नाम दिया है जिस मतदार संघ में, उस व्यक्ति को हम भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे, ऐसा इस वक्त तमाम कौम और मिल्लत के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ख़ास तौर से ये बात को मान रहे हैं। लेकिन
जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इन तमामी मुसलमानों से ये भी कहा है कि आप पांचों वक्त की नमाज पढ़ें, पांचों वक्त नमाज पढ़ें, अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करें, अपने बहनों भाइयों के साथ में अच्छा सलूक करें, अपने वालिदैन के साथ में अच्छा सलूक करें। क्या ये उम्मत के लोग इस बात को भी मानेंगे कि सिर्फ वोट ही देने की बात को, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के इस बात को मानेंगे? आपको चाहिए कि हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए भी हमने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को इनकी बात को सुनना चाहिए। आपको चाहिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ भी हमारा अच्छा हुस्न सलूक होना चाहिए। इस बात के लिए भी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात को मानना चाहिए। आप तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने अगर आपको पांचों वक्त नमाज पढ़ने का भी मशवरा दिया है तो उस बात को भी आप तमाम मुसलमानों ने मानना चाहिए। इस बात का खास तौर से हर मुसलमान ने खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जैसे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ये कहा है उम्मत मोहम्मदिया से, मुसलमानों से, कि आपने उस व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है, और उस व्यक्ति को ही अपना मतदान देना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। और जहां पर गैर मुस्लिम को वोट देने की बात की जा रही है, वहां पर मुसलमानों का खास तौर से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर परभनी विधानसभा मतदार संघ में लगभग 1,15,000 मुसलमान वोटर्स है मुस्लिम समाज के, और इन लोगों ने अगर चाहा तो एक मुस्लिम यहाँ पर कायद, एक मुस्लिम आमदार बहुत आराम से बन सकता है। लेकिन हम जो मुसलमान है, हमारे को आदत पड़ गई है कि गैरों के ही जूतों में जाकर बैठना, हमें आदत पड़ गई है कि हमने गैरों के ही जूते उठाना, जिसके लिए हम आओ देख रहे ना ताओ देख रहे, उस व्यक्ति को भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने बार बार ये कहा है कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया है, और डंके की चोट पर यह कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने में हमारा ही हाथ है। ऐसे व्यक्ति का आज ये हाल हो गया है मुसलमानों का कि ऐसे व्यक्ति का साथ देने के लिए तमाम कौम और मिल्लत के लोग तैयार बैठे हैं। इन लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ऐसा भी यहाँ पर उलमा इकराम की जानिब से कहा जा रहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है। अब आप लोग अक्लमंद है, आप मतदाता है, आपको चाहिए अपने अकल का इस्तेमाल करें और जिस व्यक्ति को भी आपको वोट देना है उस व्यक्ति को वोट दे, चाहे वो हिंदू रहे चाहे वो मुस्लिम रहे। जिस व्यक्ति को आपको अधिकार है, आपको वोट देने का हक है, आप जिसे चाहे अपना वोट दे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, उसी के चलते मोहम्मद गौस जैन साहब, इन्होंने किस तरह की बात कही है और तमाम उलमा इकराम ने किस तरह की बात कही है, ये भी हम आपको सुना रहे हैं। महाराष्ट्र की एक ऐसी सूरत हाल बनाकर पेश की गई है कि अगर मुस्लिम वोट की तकसीम होती है या मुस्लिम वोट का डिवाइडेशन होता है तो उसका सीधा सीधा नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन हो जाता है। लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू जो नहीं बताया गया कि मुस्लिम वोट अगर एक तरफ हो तो एक उम्मीदवार मुस्लिम चुन
औरत ये यकीनन बड़ी लिखी शख्सियत है हमारे कौम के लिए, हमारे उलमा बिरादरी के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें उम्मीद है। तो आपसे यही हम कहेंगे कि जहाँ तक हो सके हम इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। के मौका नहीं आने वाला, जो भी है बस आगे नहीं करना है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। हम जो है आप देख रहे हैं कि 70 साल से लोगों का शिकार होते आए हैं, हर एक ने हमारा इस्तेमाल किया और बदले में भीख दी गई और उसमें कुछ नहीं दिया। हमारे शहर के एतबार से, हमारे जिले के एतबार से, हमारा जिला महाराष्ट्र का सबसे पुराना जिला है और हमारी विधानसभा का क्या हाल है आप देखिए। हमारी विधानसभा के अंदर अब्दुल रहमान खान साहब के बाद से अब तक के कोई दूसरा मुस्लिम कैबिनेट चुन के नहीं आया है यहाँ पे। वो आखिरकार शख्स है अब्दुल रहमान खान साहब। फिर हमारे जिले के अंदर, हमारे शहर के अंदर हमारी क्या हालत है? मुसलमानों का ये हाल है शहर के अंदर कि उन्होंने रोज की मजदूरी करना तो ही उनके घरों के चूल्हे जलना, कोई लेटेस्ट के लिए ले गया नहीं है, कोई माशी जराया नहीं है, कुछ नहीं हमारे जिले के अंदर। तो अल्लाह ने मौका दिया कि जनाब बहुत जैन साहब जो है, जैसे हमने इसके अंदर भी कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, तजुर्बेकार हैं, माशी के एतबार से अच्छी खासी सलाहियतें हैं। अगर नए ईमान वाले भाई को चूज करना है, क्योंकि कुरान की दोनों चीजें आपके सामने हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है। शरीयत ने हमें को मुख्तार बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल सलीम अता की है, इसलिए कि हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत सुनहरा मौका है। इसके बाद शायद ऐसा मौका मिले न मिले, इसलिए कि आप देखते हैं कि हम पल्ला और हम वजन अभी कोई मैदान में है नहीं जिसकी वजह से और डिवाइड हो जाए। बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठे हुए थे, कुछ कुफ्फार आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुए। वल्लाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नीयत से कि ये लोग ईमान में दाखिल हो जाए तो ईमान का कारवा आगे बढ़े, लोगों के लिए भलाई का और फलाह बहबूद का काम हो जाए, इस गर्ज से सिर्फ मुतवज्जे हुए थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को छोड़कर इनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन मुतवज्जे किया कि ये ईमान वाला जो आपके पास आया है ये रुअसा और कुफार मुशरिकीन से लाख दर्जा बेहतर है। अबस व तवल्ला अन जाअहुल आम। अब वो चूल्हे का बात व्यवस्था करना, चूल्हे बोल रहे हैं 340 करोड़ रुपए जो डीपीडीसी का फंड आया, अभी एक किसी ने मुजाहिद ने रोड डाले, जो अभी वो भी हमारे साथ में शुरू गए, उन्होंने वहां पर रोड डाले, एक जनाब के बोले को फंड आजाद ने दिया है, जनाब आजू का अंदाज इसका नाम वादा करता हूं कि अगर मैं आजाद बना तो वो आपका जो काम है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा और इस तरीके से पूरा होगा कि उसमें महाराष्ट्र राज्य का पैसा लगेगा और आप लोगों का अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये है कि मेरे दिमाग में एक स्कीम थी जो बहुत दिनों से चल कर रही थी, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारे मदरसों से बहुत आवाज़ होती है, उंगलियाँ होती है, मगर मैं इसके गलत कुछ करना चाहता हूँ। हमारे जितने भी मदरसे हैं इंशाअल्लाह ये आवाज़ परमानेंट से रोक के पूरे महाराष्ट्र तक जाएगी और ये आप पूरे हिंदुस्तान तक फैलने की कोशिश करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे मदरसे में अगर 150 बच्चे हैं तो इंशाअल्लाह आमदार बनने के बाद में उस 150 बच्चों के मदरसे में मैं एक ऐसा गोट फार्म वहाँ पर खोलूँगा जिसमें 150 बकरियाँ रहेंगी और वो बकरियाँ इस नस्ब से वहाँ पर बढ़ाई जाएगी कि इंशाअल्लाह आपका मदरसा बहुत जल्द ज़कात से दूर हो जाए और वो बच्चे न सिर्फ वहाँ पर अरबी की तालीम हासिल कर सके बल्कि एक सुन्नत भी आप पूरी कर सके और कारोबार में नजरें भी बना सके। और ये मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि ये प्रोविजन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हम वो गोट फार्म बिल्कुल ला सकते हैं मदरसे में। वो उसकी जो पेमेंट है वो हम कुछ गवर्नमेंट का हमको 50% ग्रांट मिलेगा और बाकी जो 50% है वो हम 10 साल में फेडेंगे और अल्लाह ताला के नजदीक का जो रास्ता है
तिजारत का रास्ता उन बच्चों को मिलेगा जिनके दिल में कुरान हिफ्ज़ हो रहा है, जिनके दिल में अल्लाह का इल्म हिफ्ज़ हो रहा है। इसके अलावा मैं ये आह्वान करूंगा इंशाअल्लाह आमदार बनने के बाद कि हर मस्जिद के इमाम की, हर मस्जिद के मुअज्जिन की तनख्वाह कम से कम 25,000 से 40,000 के बीच में हो, और उनकी तनख्वाह 25,000 से 40,000 के बीच में हो, बल्कि उनके जो अहले खाना है उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए, उनको कोई भी हॉस्पिटल में बिना पैसे लिए के एडमिट किया जाए और उनका इलाज किया जाए। मैं आमदार बनने के बाद में जो भी मेरा फंड रहेगा डेवलपमेंट का, इंशाअल्लाह जो 25% मेरा जो फंड रहेगा वो उलमा इकराम जिस रास्ते पे उंगली उठाएंगे वही रास्ते पे वो फंड जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद जब आप मेरी खुद की तारीफ करें तो वो मिल्लत का उम्मीदवार से हटकर मैं आइम्मा इकराम का उम्मीदवार बन जाऊं, मैं उलमा इकराम का उम्मीदवार बन जाऊं और लोगों के बीच में अपने वोटों की ताकत से विधानसभा पहुंचूं और नामों से रिसालत के खिलाफ में एक ऐसा कड़क कानून बनाऊं कि अगर किसी की जबान फिसली तो वो कम से कम 2 साल के लिए अंदर जेल में जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी, 2 साल के अंदर उसके ऊपर केस चलकर खत्म होगा और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मेरे भाइयों, आपके जो बच्चे हैं, आज जो एक इमाम है, आज जो मकतब चलाते हैं, आज जो मकतब में पढ़ाते हैं, आज उनके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर हमको बज़ाहिर एजुकेशन के ऊपर कुछ सपोर्ट तो मिलता है मगर वो भीख की शक्ल में मिलता है। मैं वो एजुकेशन, मैं वो तालीम, एक आला दर्जे की तालीम आप लोगों को आपके हक के रूप में दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी खुलकर तारीफ कीजिए, आप लोगों के बीच में जाइए। जो तशद्दुद का माहौल है, जो ये माहौल है, जो तशद्दुद का जो माहौल है वो माहौल मुंतशिर ना होने दे, क्योंकि 18 तारीख को जब प्रचार बंद हो जाएगा तो तब जाके शैतानी खेल शुरू होगा। और आप लोगों पे ये बहुत जिम्मेदारी है कि हमारे हर ईमान वाले को उस शैतानी खेल से बचाना है और उस शैतानी खेल का हिस्सा बनने से बचाना है। मैं वक्त क्योंकि हो गया है, यही बात कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके सामने वादे किए ये रिकॉर्ड करिए आप। इंशाअल्लाह जब आमदार बनूंगा और हाफिज रईस साहब की बात, मैं ना कभी मायूसी के साथ जाऊंगा, ना कभी बीजेपी के साथ जाने का सोचूंगा, ना कुछ करूंगा, क्योंकि मैं आपके लोगों की ताकत से जा रहा हूँ। मैं वही काम करूंगा जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारी कौम के लिए जो अच्छा हो। और जीतने के बाद जब ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं आप लोगों के सामने वापस आऊंगा। जैसा आज तारीफ मांग रहा हूँ वैसे उस दिन आप लोगों से फैसला मांगूंगा। आप लोग जो फैसला देंगे वो फैसला मेरे खिलाफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माहौल चल रहा परभणी शहर में, परभणी विधानसभा मतदार संघ का इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने, खास तौर से मुसलमानों ने उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जिस व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए कंधे को कंधा लगाकर दूसरे लोगों के साथ में काम किया था। और मुस्लिम समाज के वो लोग आह्वान कर रहे हैं स्पेशली कि अब मुसलमानों को खास तौर से एक मुस्लिम व्यक्ति को चुनना है, तो उसमें भी टू माइंड कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, खास तौर से वो लोग जो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग यहाँ पर उन्होंने मोहम्मद गौज़ैन या किसी और व्यक्ति का, एक व्यक्ति का परभणी विधानसभा मतदार संघ के लिए नाम लेना चाहिए था और ऐसा माहौल बना हुआ है कि मुस्लिम पूरा समाज एक व्यक्ति को वोट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। किस तरह से देखते हैं? मैं आज से 8-10 दिन से गौस भाई के साथ फिर रहा हूँ परवानी शहर में, ग्रामीण भाग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौस भाई को जो है तो गैर मुस्लिम का भी सपोर्ट मिल रहा है और मुसलमानों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और 8 दिन से जो है तो पूरे उलमा लोग शहर के उलझन में थे, ज़िले के, कि भाई ऐसा क्या डिसीजन लिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक 2-4 दिन से जो है तो उलमा लोगों ने एक मुत्तफ़क़ फैसला लिया है कि भाई उस कैंडिडेट को वोट दिया जाए जो कौम के काम आ सके। हम उस शख्स को वोट नहीं देंगे जो बाबरी मस्जिद शहीद करने में उसका हाथ है, उस शख्स को वोट नहीं देंगे जो मुसलमानों के बच्चों को जो है तो जेलों में डाला गया है। हम जो है तो एक मुत्तहद होके जो है तो हम
गौस भाई को ये सपोर्ट करते हैं, ऐसा उलमाओं का भी कहना है। और मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि भाई गैर मुस्लिम जब गौस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो ईमान वाले हैं, एक ईमान वाला ईमान वालों को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर अपने को। तो इसी तरीके से मैं हर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एक मुतहद होके एक प्लेटफॉर्म पे आके एक मुश्त कर जाके वोट दीजिए। लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल पाटिल और भरोसे में फाइट है। मैं नहीं चाहता कि भाई गौस भाई में और भरोसे में फाइट है। अगर गौस भाई को अगर पूरी तरीके से वोट मिले तो इंशाल्लाह ताला गौस भाई की सीट निकल जाएगी। केंद्र सरकार ने मुसलमानों के लिए खास तौर से सीए एनआरसी का जो मुद्दा उठाया था, उसके चलते परभणी पूरे देश भर में लोकसभा में जिस तरह से मुस्लिम लोगों ने, मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने कसीर तादाद में अभी लगे 6 महीने पहले ही वोट दिया था, उस तरह से वोट देना चाहिए। किस तरह से कह रहे हैं, देखते हैं अभी भाई उस तरीके से वोट देना चाहिए, लेकिन हर जिले में, हर शहर में, हर तालुके में अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट जो सेकुलर हो और जो कौम को लेकर चलता हो। अब जहाँ पे समझो मुस्लिम उम्मीदवार निकल सकता है और वो गैर मुस्लिम भी चाह रहे हैं कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है, तो हम उसी कसीर तादाद में वोट दीजिए, चाहे यहाँ का हो और कहीं का भी। अभी मुस्लिम समाज के यहाँ पर लगभग 1,15,000 के करीब वोटिंग है, और मुस्लिम समाज अगर 1,15,000 के करीब अगर वोट डालता है तो ऐसी सूरत में एक मुस्लिम कायद, एक मुस्लिम आमदार यहाँ से परभणी विधानसभा मतदार संघ बन जाता है, सिर्फ मुसलमानों के ही जान पर। लेकिन दीगर समाज की भी मतदान होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? हमें तो हम मुस्लिम समाज के वोट मिलेंगे और हमें जो है तो हमारे भाई गैर मुस्लिम के भी वोट मिल रहे हैं हमें, और वो दोनों मिला के हम इंशाल्लाह ताला 1,65,000 क्रॉस करेंगे। मोहम्मद गौस जैन साहब ये एक उद्योजक भी है और वेल क्वालिफाइड भी बंदा है, और अगर यहाँ से परभणी विधानसभा मतदार संघ से चुनकर अगर आ जाते हैं तो हाउस में हर तरह की आवाज भी ये उठाने की ताकत रखते हैं, इतना नॉलेज इनको है। आप किस तरह से? बिल्कुल रखेंगे। वो जो है तो एक वहाँ से हर किस्म की कंपनी लेकर आएंगे यहाँ पे, लोगों को जो है तो कारोबार से लग जाएंगे, लोग जो है तो उनकी रोटी रोजी का जरिया बन जाएंगे। और वो जो है तो लोगों के जो अभी उन्होंने बताया कि भाई उलमा लोगों के लिए जो है तो गवर्नमेंट की जो जगह है उसमें जो है तो उनको फ्लैट बनाकर देने के वादा किए उन्होंने, और उन्होंने उनकी तनख्वाह का भी जो तो वादा किया है कि भाई 30 से 40 हज़ार तक उनकी पेमेंट होना चाहिए। और ऐसे ख्यालात का आदमी हम नहीं समझ सकते तो फिर कब समझेंगे, और हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं अपील कर रहा हूँ आप सब मुसलमान भाइयों से, ये चंद लोगों के भयकाव में आकर अपने बंटवारा मत कीजिए। हाँ, और एक मुश्त होकर इनका ना सुनते हुए, ना कहते हुए हम जो है तो ये फैसला ले। परभणी विधानसभा मतदार संघ में माहौल चल रहा है इलेक्शन का, और इलेक्शन के माहौल में अंदाजा लगाया जा रहा है, और मुस्लिम समाज को खास तौर से ये कहा जा रहा है उन दानिश्वरों की जानिब से जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, उन लोगों के ही हक में वोट दिया जाए। आपको कैसा लगता है ये बात? आप जब कौम की और उम्मत की मेहनत, आप कौम और उम्मत के लिए मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको इस बात का एहसास है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अच्छी तरह से डेवलप होता है। किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कोई फतवा नहीं था, वो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की जो हमारे दानिश्वर है उनकी एक राय थी, और उसके बाद उनकी 2 सफाइयाँ आई है। 2 सफाइयों में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मेरे इस जुमले को सपोर्ट की मेरी ओहदे से ना जोड़ा जाए, मेरी तंजीम से ना जोड़ा जाए। तो लास्ट में यही हुआ कि उनकी एक इनफरादी राय है, उनकी इनफरादी राय सराखों पर अभी हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन लड़ने से पहले ये राय देते तो हम उनकी राय पे सोच सकते थे, और सोचने भी हम सोच भी इस हिसाब से सकते थे कि हम इस कैंडिडेट को वोट नहीं देते थे, क्योंकि ये कैंडिडेट परभणी का गुनहगार है, ये कैंडिडेट परभणी के बच्चों का गुनहगार है। और यहाँ पर इस कैंडिडेट ने जो बच्चों पे जुल्म किया है वो जुल्म भुलाया नहीं जा सकता, और इसकी जो पार्टी है उसको भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उसने अल्लाह का घर तोड़ काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इंसान में, इस दुनिया में किसी में ये हिम्मत है कि जो अल्लाह का गुनहगार हो उसको माफ़ी तलाफ़ी दे के उसको हम हमारे वोट दिलाए। तो हम उसी जंग के ख़िलाफ़ में लड़ रहे हैं, और धीरे धीरे काफ़िला बढ़ रहा है। आज आइम्मा इकराम ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद आकर सब तकरीबन लोगों ने
हमको एक समर्थन दिया, उससे बहुत हिम्मत मिली। आज ऐसा लग रहा है कि आत्मा का सुनकर आज उम्मत हमारे पीछे आ गई तो ये सीट आगे निकल सकती है। हमने अइम्मा इकराम से ये वादा किया है कि अगर हम आमदार बनकर चुन के आए तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन इस्तेमाल करके वहाँ पर उनके रहने के लिए अच्छे हम घर बनाएंगे। उसके बाद में हमने ये भी वादा किया है कि जितने भी मदरसे हैं और मदरसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एक मदरसा है, एक मदरसे में अगर 100 बच्चे अगर तालीम हासिल करते हैं या 500 बच्चे तालीम हासिल करते हैं तो वो मदरसे को 500 जो बकरियों का गोट फार्म दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसका 50% ग्रांट उसमें मिल सकेगा। और ये बकरियों का जो गोट फार्म है ना सिर्फ उनके तिजारत सीखने के काम आएगा बल्कि मदरसे को खुद कफील बनाने के काम में आएगा। और तीसरी चीज़ हमने ये वादा किया है कि अगर हम आमदार बनते हैं तो जितनी भी आइम्मा इकराम हैं, जितने भी मौज़न हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे कि कम से कम 25,000 से 40,000 उनकी तनख्वाह होनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो। और इसके साथ साथ ही एक हेल्थ कार्ड उनको दिया जाएगा जो कैशलेस हेल्थ कार्ड रहेगा, उसका पूरा इंश्योरेंस और सब चीज़ें गवर्नमेंट उठाएगी। अगर ये कहीं भी बीमार पड़ते हैं महाराष्ट्र में तो ये बग़ैर पैसों के अपनी फैमिली को, खुद को, अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके लिए जितने जो भी अच्छे स्कूल्स है वो स्कूल्स में इनके बच्चों का जो एडमिशन है वो फ्री किया जाएगा और उसके साथ साथ ही उनके बच्चों के लाने और ले जाने का नज़्म किया जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर बात आपका माहौल बनता हुआ पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आपको रिस्पॉन्स रहा है और यहाँ के वेल क्वालिफाइड जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति है ये आपके फेवर की बात करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, माहौल बन रहा है क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, परभनी की तरक्की की बात कर रहे हैं। हम परभनी में इंडस्ट्रीज़ लाना चाहते हैं, परभनी में सनतें लाना चाहते हैं ताकि आज परभनी में जो बेरोज़गार जो युवक घूम रहा है उसके हाथ को काम मिले और उसके घर में कुछ खुशहाली आए। इंशाअल्लाह अगर हम आमदार बनते हैं तो आने वाले 5 साल में तकरीबन 20 से 25,000 युवकों को हम रोज़गार दिलाएंगे। उसके साथ साथ ही हम MIDC में जो बंद पड़ी हुई डेयरी है उसको चालू करेंगे और उसको चालू करके वहाँ पर भी 5,000 के आसपास किसानों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे उस डेयरी के माध्यम से। और इसी मुद्दों के ऊपर जनता हमें सपोर्ट कर रही है क्योंकि जनता ने ये देखा कि पिछले 10 साल में ना कुछ विकास हुआ, ना कुछ उनके मुद्दों की बातें हुई, बस चॉकलेट मिले उनको और इतने चॉकलेट मिले कि चॉकलेट देने वाले का नाम चॉकलेट सम्राट रखा गया। ये न्यूज खबर के हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान और अयाना मैडम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी हुई है, इसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है।
ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है, सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।